Hey guys, this is Sidra Akhtar here. सबसे पहले बात करेंगे कि उर्दू के पेपर में एफएससी में मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से गेन किए जा सकते हैं। इसके बारे में उर्दू के पेपर की तैयारी के लिए जो रिसोर्सेज मैंने यूज किए वो थे तफसीर अदब और तामीर अदब, बट मेनली मैंने तफसीर अदब यूज की थी, बट कभी कभार तामीर अदब भी यूज करनी पड़ी। सो ये तो हो गई रिसोर्स जहाँ से हमने तैयारी करनी है। नाउ लेट्स डिस्कस द पेपर, और उसके लिए हमारे सामने पेपर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे सामने पेपर है। ठीक है, तो पेपर में जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है वही आता है कि हमने किस तरह से जो है पैराग्राफ की क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन होते हैं और मोस्टली जो हमारे नंबर कटे हैं वो यहाँ से करते हैं या फिर जो तशरीह वाला पार्ट है वहाँ से। और अगर सेकंड ईयर की बात करें तो वहाँ मजमून में। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें बेसिकली हमने क्या करना होता है, पहले एक बार पूरे पैराग्राफ को हमने पढ़ना होता है। ठीक है, जब हमने पूरे पैराग्राफ को पढ़ लिया उसके बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है जहाँ से जैसे क्वेश्चन का जहाँ पर आंसर हमने वहाँ पर पैराग्राफ में जाके वो आंसर ढूंढना है। ठीक है, और उस आंसर को ढूंढ के हमने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, और हाईलाइट करके हमने उस आंसर को जो है 3 to 4 लाइन्स में एक्सपैंड कर देना है, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो आंसर है कभी भी एक लाइन का नहीं देना होता, इसको हमने 3 to 4 लाइन में एक्सपैंड करना होता है। यानी कि पैराग्राफ में ऊपर आंसर लिखा होता है वो हमेशा एक लाइन में ही होता है, मगर हमने उसको 3 to 4 लाइन्स में एक्सपैंड करके लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन को कि बात कहने का हक ना रखना। ये हेडिंग है क्वेश्चन की, जो हम क्वेश्चन में देंगे जो मेन हेडिंग होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे जो मेन बात है वो ये है कि हमारा जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा हुआ है कि चांद बुरा बेचने वाले को चिंगारी का नहीं कहा जा सकता, वैसे ही बीवियों को ये बात कहने का हक नहीं रखते थे वो दोनों जिनकी बात हुई। ठीक है, तो ये मेन बात है, ये इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है कि इस तरह मोहल्ले में छानबरा बेचने वाले को चिंगारी का नहीं कहा सकता, वैसे ही बेगमात को ये नहीं कहा जा सकता कि वापस में लड़ाई ना करें। ये मेन बात है, मगर इन्होंने 3 to 4 लाइन्स में आंसर को एक्सपैंड किया हुआ। एक्सपैंड इस तरह से किया हुआ है कि राजा साहब और ख्वाजा साहब अपनी बेगमात के माबैन होने वाली लड़ाई में कुछ कहने या मुदाखलत करने का हक नहीं रखते थे, इनके मुताबिक जिस तरह हमारे ये मेन बात आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर को एक्सपैंड करना है 3 to 4 लाइन्स में, और याद रहे कि जो मेन पॉइंट है उसी को एक्सपैंड करना है, ये नहीं कि अपने से लिखा है। हम अगला क्वेश्चन देखिए तो वो इसी का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हुआ है हिस्सा नज़म। अब इसमें नज़म से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला इन्होंने जो शेर लिखा है वो तोड़ भी दें कासा हर जो हवा फोड़ भी दें। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि पहले शेर में शायर ने क्या पैगाम दिया, तो इसमें भी बिल्कुल वही चीज अप्लाई होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जिसके पहले पार्ट में थी वो ये थी कि हमने आंसर पहले जो है मेन जो आंसर है वो देखना है कि वो क्या है, और उसी को 3 to 4 लाइन्स में एक्सपैंड। यहाँ पर आंसर क्या हुआ है कि पहले शेर में शायर का पैगाम। अब देखें जो शेर था वो तो 2 ही लाइनों का था और उसमें तो बहुत छोटा सा पैगाम था, मगर इन्होंने क्या किया कि एक्सपैंड कर लिया उन्हीं बातों को कि पहले शेर में शायर अपने वतन के नौजवानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि रियाकारी, फरेब, लालच, हर्ज बहुत से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो छोटी सी थी जो उसने की थी, मगर हमने कभी भी एक वन लाइन का आंसर नहीं देना, हमने हमेशा एक्सपैंड करना है। ठीक है, जो भी हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से कभी कभार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ग्रामर से रिलेटेड होता है, यानी कि वो कोई डेफिनेशन पूछ सकते हैं या फिर वो निशानदेही सनात की निशानदेही का पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा कि नज़्मिया जिसमें मौजूद सनात की निशानदेही करें। ठीक है, फिर जब हम निशानदेही या इस तरह से कोई भी हमारे पास ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर जो है सनत तकरार यूज हुई है इस क्वेश्चन में बेसिकली, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि हम देख रहे हैं जैसे सनत की निशानदेही वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हम जब सनत तकरार या कोई भी हमारे पास सनत है यानी सनत तलमी या कुछ भी, तो उसको हमने पहले हाईलाइट करना है कि कौन से शेर में है वो। ठीक है, फिर जैसे जो भी सनत है उसके अंदर डेफिनेशन मस्ट लिखनी है। ठीक है, और जिस शेर में है वहाँ हमने वो भी लिखना है कि किस शेर में है वो। ठीक है, और उसके अलावा हमने उस शेर में मतलब एक जो शेर है, शेर के 2 मिसरे होते हैं, तो उन 2 मिसरों के अंदर जिन वर्ड्स कहते हैं उन वर्ड्स को हमने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो डेफिनेशन भी लिखें और वो शेर भी लिखें मार्कर के साथ, और जहाँ है वो सनत यूज हुई है वहाँ हम उसको हाईलाइट करें। ठीक है, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है ताकि हमारे पास गजल का क्वेश्चन आ जाता है। गजल में जीम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही जीम पार्ट है, उसमें बिल्कुल सेम वही चीजें हैं जो हम नज़म वाले पार्ट में करें। इसमें भी हमारे पास कोई ना कोई एक ग्रामर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसमें भी बिल्कुल हमने गजल का जो शेर है जो पहले उन्होंने दिया हुआ है वो पढ़ना है और उसके बाद उसको आंसर करना है। 1 लाइन का आंसर होगा, मगर हमने उसको एक्सपैंड करना है 3 to 4 लाइन्स में मैक्सिमम। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास जो गजल का शेर है वो है उनकी असली कोई चीज नहीं, लोग पत्थर को खुदा मान लिया करते थे। तो पहले शेर के मुताबिक माजी और हाल के इंसान के दरमियान किस किस्म का समाजी फर्क आया है। ठीक है, अब समाजी फर्क जो है जिस किस्म का आया है वो यही है कि पहले जो है अब तो इंसान की असली कोई चीज नहीं, इंसान को भी लोग इंसान नहीं मानते, और पहले तो जो है लोग पत्थर को भी खुदा मान लिया करते थे। फिर ये तो बहुत ही एक लाइन का आंसर है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि हमने एक्सपैंड करना है बात को, ज्यादा से ज्यादा बात वही होगी मगर हमने उसको एक्सपैंड करना है, तो इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को भी करना है। इसके लिए भी हिदायत वही है जो हमने नज़म वाले पार्ट की है। उसके बाद हमारे पास इसका जो है दाल पार्ट आता है, हिस्सा कवाई, और इसमें हमारे पास ग्रामर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, मगर हमने इनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राब्ते की मुख्तसर वजाहत करें और 2 मिसालें भी दे करें। तो अब राब्ते की सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन लिखनी है कि राब्ते की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि राब्ते की एक मुख्तसर सी डेफिनेशन वो हमने जरूर लिखनी है, और उसके अलावा हमने इसमें 2 मिसालें शामिल करेंगे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स के होते हैं। बेसिकली हमने ये दिमाग में रखना है कि जो 3 मार्क्स है पूरे तो एक डेफिनेशन का 1 मार्क हो गया और एक मिसाल का 1 मार्क हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को करना है कि जो 3 मार्क्स है फुली हम जो लिख रहे हैं उससे हमें मिल जाए। ठीक है, और हमारे पास जो मेन बात आ जाती है जहाँ पर आके हमारे बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक अलिफ पार्ट है जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक तो सबसे ज्यादा वहाँ मार्क्स करते हैं, उसके बाद बाकी जो है वो वर्ड टू वर्ड आंसर्स वाली बात जाती है, तो वहाँ पर बहुत कम मार्क्स करने के चांसेस होते हैं, मगर जो तशरीह वाला पार्ट है यहाँ बहुत ज्यादा मार्क्स करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास इक़्तिबास की तशरीह आती है। ठीक है, तो इक़्तिबास की तशरीह की अगर हम बात करें तो अगर हम इक़्तिबास इसको पढ़ना है, और जो हमने पहले इक़्तिबास मतलब जहाँ से ये आया है बुक में से ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो जो बुक में से आया है। ठीक है, तो हमने देखना है कि उस पूरे चैप्टर में क्या था और इस पैराग्राफ के अंदर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अगर किसी लेवल पे उस पर जो है सिर्फ इक़्तिबास में जो लिखा है वो नहीं देखा जाता, बल्कि हम जो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो भी करते थे कि पूरे चैप्टर में जो पहले लिखा है और इक़्तिबास के बाद में लिखा है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, सो ये है कि सबसे पहले तो इक़्तिबास को पढ़ो। ठीक है, इक़्तिबास में जो लिखा है वो समझ आ रहा है वो उसको एक्सपैंड करके लिखो, और उसके अलावा जो चैप्टर में लिखा है जो बात याद आ रही है उसको एक सैमरी बना के लिखो, और जो शेर है हमारे के वो जरूर लिखो। ठीक है, और नज़म की जो तशरीह करनी होती है हमने वो सारी एक ही साथ करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक है ना, निकल कर जो नगमा खुल दे ज़ार माहो अंजम से। ठीक है, और आखिर तक गुलिस्तान तरन्नुम से। ठीक है, तो ये एक है। ठीक है, ये मतलब देना 2 शेर है, तो इन दोनों शेरों की हमने इकट्ठे तशरीह करनी है। ठीक है, इन दोनों शेरों की इकट्ठे तशरीह करनी है, और जो शेर हमें आते हैं वो शेर लिखने हैं, तफसील अदब से याद करके हमने शेर लिखना है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें जो शेर में लिखा है वही हमें लिखना है, मतलब शेर को पढ़ना है। शेर अगर आपको शेर में आपको पता है शेर में क्या बात हुई, ठीक है, तो उस बात
को मद्देनजर रखते हुए उसको एक्सपैंड करके लिखना है, जितने ईजी टू पेज दिए उन सारों को फुली कोशिश करने की ओकुपाई हो जाए स्पेस। तो गजल की तशरीह में क्या है, गजल की तशरीह का जो हर शेर है उसको हमने अलग अलग तशरीह का जो हर शेर है उसको हमने अलग फिर उसकी तशरीह करनी है। जिस तरह से हमारे पास ये है इतना भी शादा नहीं अपना, लेकिन हमने पैदा भी हुई तो शिकायत नहीं की, ठीक है। तो ये एक शेर है, ठीक है। तो इस शेर की तशरीह हम बिल्कुल अलग करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो गजल की तशरीह होती है उसमें 3 शेर होते हैं और हर शेर का 3 मार्क्स हमें मिलता है तशरीह करने का। यानी कि अगर हम इस एक शेर को पहले हम लिखेंगे और शेर के एक पेज पर तशरीह करेंगे, क्योंकि जो गजल की और नज़म की तशरीह होती है इनके लिए 3 पेजेस होते हैं। तो जब हम गजल की तशरीह करते हैं तो उसमें जो है ईशी का 3 जो पेजेस होते हैं उनमें से एक शेर के लिए एक पेज हम यूज करेंगे। और इसमें जो है जब भी हम तशरीह करें, बेशक हम इख्तिबास की करें या नज़म की करें या गजल की करें, उसमें हमारे पास जो शेर कम से कम हमें 2 तो आने चाहिए, 2 शेर हमने। उसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें जो है दरख्वास्त होगी, खत हो गया या आबिती होगी। इनमें मेनली जो चीज होती है वो ये होती है कि आपको पैटर्न आना चाहिए। पैटर्न अगर आपको आता है उसके बाद आपको पता है कि आपने क्या लिखना है, क्योंकि ये तो बचपन से ही हम नहीं करते आ रहे हैं ये चीजें। और ये जो तशरीह वाला पार्ट है ये थोड़ा सा आगे अलग हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें मसला होता है बाकी सारी चीजें वही इनमें बात है, मजमून जहाँ तक मजमून की बात है। तो मजमून में भी मेन बात जो है वो आपको जो टॉपिक है उसके बारे में आपको इतनी आना होती है कि हम जो टॉपिक है उसके लिए हम एक वेब बनाने, ठीक है। या हमने इसमें ये बात लिखनी है, ये बात लिखनी है पहले ही, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं ना तो तब चीजें बहुत मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले हमने पॉइंट्स बनाए उन्हीं को हम एक्सपैंड करके लिखते हैं और शेर हमें आते हैं। इसके लिए भी हम तफसीली अदब से ही शेर आते हैं। सो शेरों के लिए जो है शेरों के लिए और ये तशरीह वाला पार्ट है इसके लिए अगर हम तफसीली अदब को यूज करें तो इट विल बी बेस्ट रिसोर्स फॉर अस। ठीक, सो ये आप देख सकते हैं किस तरह से पैराग्राफ की तशरीह हुई है, ठीक है। पहले तो ब्लैक मार्कर से हेडिंग दी गई है कि किस पैराग्राफ की हेडिंग दे रहे हैं, कि हमारे पास या का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जिसकी तशरीह हम लिख रहे हैं वो हम लिखेंगे यहाँ, उसकी इस तरह से डॉटेड फॉर्म में हम थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद इसमें क्या है कि जो मेन बात है उसको हाईलाइट किया गया है, जो हमें मेन बात याद रह गई है चैप्टर में या जो हमें जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें कोई जो मेन बात लगती है तो उसको हमें जरूर हाईलाइट करना है, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ शेर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर भी शेर, तो यहाँ मैक्सिमम हमको 2 शेर तो आने ही आने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नज़मिया जिसकी तशरीह की, तो उसमें भी बेसिकली उन्होंने ऐसे ही बताया, अगर तो आपको शेर का नाम पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता तो इसमें कोई इतना वो नहीं है क्योंकि शायर के नाम के नंबर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इन्होंने भी बिल्कुल उसी तरह एक्सपैंड की हुई सारी चीजें, मगर यहाँ इन्होंने जो है 3 शेर लिखे हैं, ठीक है। और गजल की तशरीह की तरफ जाते हैं तो गजल की तशरीह में जो है इस तरह से मैंने बताया है कि हमारे अलग अलग उसकी तशरीह करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल यही किया कि जो पहला शेर है वो पहले लिखा हुआ पहले पेज पर, और इसी एक पेज में इन्होंने जो है इसकी तशरीह किया और बीच में 2 शेर लिखे हैं, ठीक है। और इस तरह देखिए इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी यहाँ पर, इस तरह से हमने करना है। उसके बाद जो नज़मिया जो है उसमें भी जो नज़म है उसके जो सारे शेरों की तशरीह एक साथ की है, ठीक है, अलग अलग नहीं की, ठीक है। और शेर जितने भी मैक्सिमम आते हैं वो किए हैं, जहाँ पर हमें जो है मेन बात लग रही है जैसे दुखों मुसीबतों का घर, तो इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। इसको हाईलाइट किया, ठीक है। इस तरह से अगर हम आगे जिसकी तरफ जाए तो गजलिया जिसका जो हर शेर है उसको हमने अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ लिखा है और इसकी जो है पूरे एक पेज में उन्होंने इसकी एक शेर की तशरीह की है, ठीक है। और इसमें मैंने कहा कि मिनिमम 2 शेर तो लिखने ही लिखने हैं, तो इन्होंने 2 शेर लिखे हैं। चाहे का नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसके मार्क्स नहीं होते, ठीक है। और बाकी उन्होंने एक्सपैंड करके लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद दरख्वास्त में मेन जो है पैटर्न वाली बात है। पैटर्न के बाद हमने पहले भी प्रैक्टिस की है बचपन से, इसी तरह से जिस तरह से हम पहले लिखते हैं बस चीजों को थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है। दरख्वास्त छोटी होती है, अगर खत आए तो वो लंबा होता है, तो उसमें हम पूरी शीट को कवर करेंगे, मगर मजमून में इसमें हमें टॉपिक के बारे में शेर नहीं आते, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये है कि तफसीली अदब में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसमें ये अगर हम अपने दिन 15 मिनट भी दे दें उर्दू वाले पार्ट को तो आई कैन कंफर्म है कि भाई बोर्ड में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसमें, अब 95, ठीक है। बेसिकली अब जैसे मजमून में तो इसमें मेन काम ये है कि जो टॉपिक हमें आया है उसके बारे में हमें हाल हो कि वो है क्या, ठीक है। और फिर हमें उसमें शेर आते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने शेर लिखा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो है जो टॉपिक है उसके बारे में जो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया, जैसे इन्होंने गजल नज़म और बाकी तशरीह आप भी कहते हैं वैसे, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक्स हैं जो हमें पता है आते रहते हैं पास पेपर्स में जो टॉपिक्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं।